आवाज सुनाई दे रही है मेरी सबको? आपकी नहीं आ रही है मुझे ठीक से, अगर कोई बात करता है तो let me understand that part also. So what was the homework last lecture? क्या होमवर्क दिया था मॉड्यूल से बेटा? पहले डाउट कर लेते हैं होमवर्क के अच्छे से, then we go ahead, है ना? आपने ट्राई किया कि नहीं होमवर्क? डाउट नहीं क्लियर करोगे तो स्कोर नहीं अच्छा आता फिर एग्जाम में। अभी जैसे ही होल कंसेप्ट खत्म होगा तो कीप ऑन टॉपिक वाइज टेस्ट। यस मैम। तो पहले मैं मॉड्यूल के डाउट करवाती हूँ आपसे। तो मॉड्यूल में क्या बताया था, कौन सा करना था, बोलो। What was the homework last lecture from module? Someone has to speak up, right? जितना मुझे याद है मैं बताती हूँ। तो हमने फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में कुछ 60 तक प्रॉब्लम ऑलरेडी कर लिए थे। फिर उसके बाद में गेट इक्विप्ड का होमवर्क दिया था मैंने 1 to 30 या कुछ, और उसके बाद में जो होमवर्क आपको मिला है आपने किया तो होगा ना, कि नहीं किया है होमवर्क? I had given you windows to competitive exam, right? Are you able to do that homework? कोई बोलेगा क्लास में? Any doubt from this homework? अगर मॉड्यूल से डाउट नहीं है तो असाइनमेंट 6 और 7 भी दिए थे, सॉल्व किए क्या आपने? Students, if you don't speak now, it's very difficult. I don't understand anything then. डाउट नहीं है ऐसे हो ही नहीं सकता। डाउट नहीं है मतलब आपने काम ही नहीं किया है। नहीं लगता मुझे लास्ट वीक का होमवर्क आप में से किसी ने भी किया है, क्योंकि डाउट तो आएंगे, डाउट के सिवा थोड़ी ना सारे प्रॉब्लम आपने कर पाए। तो कब तक करके दोगे मुझे ये होमवर्क? नेक्स्ट वीक मैम। नेक्स्ट वीक? कोई स्क्रॉल करके होमवर्क तो पढ़ेगा? क्या होमवर्क दिया था पढ़ेगा कोई स्क्रॉल बैक करके ग्रुप में? बताएगा मुझे क्या होमवर्क दिया था? बोलो।
Nobody knows what was the homework given. मैम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव विंडोज प्रैक्टिस और आपने दिया था असाइनमेंट 6 और 7। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव होमवर्क दिया था। कौन से प्रॉब्लम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव से दिए थे आपको मैंने? बोलो बोलो। 1 to 23। 1 to 23 दिए थे फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव से। तो ये एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करके आंसर देना है, राइट? तो यू डिडंट ट्राई दिस एट ऑल। 1 to 23 जो दिया था वो ठीक है। 1 to 23 तो अब तक मतलब स्टोइशियोमेट्री नहीं स्टार्ट हुआ था, बेसिक ही प्रॉब्लम थे। 1 to 23 एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक ही दिए थे। और क्या दिया था बोलो बेटा? दैट्स इट। विंडोज टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यस, विंडोज टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था। उसके कितने प्रॉब्लम दिए थे? 1 to 16। 1 to 16 प्रॉब्लम दिए थे। तो 23 प्रॉब्लम वो वाले हैं, ये 16 प्रॉब्लम है। 23 प्लस 16 कितना हो गया? 39 प्रॉब्लम्स हो गए। और कुछ दिया था मॉड्यूल में मैंने? नो मैम। नहीं दिया था, राइट? फिर असाइनमेंट 6 और असाइनमेंट 7 होंगे ये इसके साथ में, 2 असाइनमेंट्स। अगर 6 आपने पहले किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, 7 किया होगा या नहीं। तो ये 2 असाइनमेंट भी मैंने आपको दिए थे। तो असाइनमेंट में 15 प्लस 15 30 प्रॉब्लम्स आर इन द असाइनमेंट और ये 39। सो होमवर्क गिवन वाज एक्चुअली अराउंड 69 प्रॉब्लम्स। 69 प्रॉब्लम्स का आपको होमवर्क दिया था मैंने। और एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया किसी ने भी कि कुछ किया, कुछ स्टार्ट किया कि नहीं, कुछ तो समझे मुझे है। क्योंकि अगर लास्ट वीक का 69 प्रॉब्लम का होमवर्क आपने बिल्कुल नहीं किया है और ये वीक में आगे सिखा दूं तो पहला प्रॉब्लम ये वीक सीखने में होगा, because whatever I'm teaching will be ahead of what we have done already. And what we have done already, if that is not correctly understood, then you won't understand what I'm teaching today. तो होमवर्क हमेशा रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करो। अगर आप होमवर्क सॉल्व नहीं करते हो तो अगला लेक्चर समझने में डिफिकल्टी होगी। तो अब तक जो सिखाया मुझे ये बताओ, चलो सब छोड़ दो, होमवर्क नहीं किया आपने, समझ में आया मुझे, किसी ने भी क्लास में होमवर्क नहीं किया है, दिस आई क्लियरली अंडरस्टूड। कितने पार्टिसिपेंट्स है देखती हूँ। तो यू आर 12 पीपल, येलो हाउस 12 लोग हो आप अभी, ठीक है? मुझे ये बताओ, यू हैड अ एग्जाम लास्ट संडे, राइट? एक एग्जाम आपकी कंडक्ट हुई लास्ट संडे, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा केमिस्ट्री से तो ये था। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मोल कंसेप्ट। मुझे बताओ मोल कंसेप्ट के जो 13 प्रॉब्लम थे क्या आप सॉल्व कर पाए या आपको लगता है उसमें से भी किसी टॉपिक में आपको अभी भी डाउट है? Any topic that has been taught to you till now, do you have any doubt? No ma'am. तो अब तक मैंने जो भी सिखाया स्टोइशियोमेट्री तक पहुंच गए थे ना हम? Yes ma'am. लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह भी हो गया था, हाँ है ना? तो इतना तक जो मैंने सिखाया उसमें किसी को समझने में कोई डाउट है? सीरीज रिएक्शंस करवाए मैंने, पैरेलल रिएक्शंस करवाए लास्ट लेक्चर, वो वाला पार्ट भी तो आपसे मैंने करवा दिया है ना लास्ट लेक्चर। तो anyone in the class has got any doubt till this part? Because before I start teaching you ahead, I must know if you have any doubt on the syllabus that has been already taught to you. मैम लास्ट क्लास में जो पैरेलल वाला जो किया था इक्वेशन वो और 2 टॉपिक वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, वो इंटर मिक्स हो गया है वो दो। कौन से दो में कंफ्यूजन हो गया बोल दो मुझे। पैरेलल इक्वेशन एंड वो था ना लास्ट क्लास वो। हाँ, पैरेलल रिएक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था मैंने,
और दूसरा क्या था, इसमें कंफ्यूज किसमें हो गई, पैरेलल रिएक्शन में पढ़ा देती हूँ फिर से, और बोलो। मैम उसमें ही हो गया था। ओके, पैरेलल का मतलब नहीं समझ रहा है तुमको, ऐसे बोल रही हो? हाँ ओके, तो पैरेलल का मतलब बहुत सिंपल है, मैं तेरे को ना बिना रिएक्शन के पैरेलल रिएक्शन का मतलब समझाती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल रिएक्शन? So parallel reaction में suppose you are starting with reactant, suppose मेरा reactant ABC है, ओके मैंने रिएक्शन मिक्सचर में ABC लिया है और इसको हम हीट कर रहे हैं सपोज, तो इसी रिएक्शन में एट अ टाइम दो रिएक्शंस हो रहे हैं, एक में मुझे AB प्लस C मिल रहा है और दूसरे में मुझे AC प्लस B मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया पैरेलल रिएक्शन, मतलब पैरेलल रिएक्शन में रिएक्टेंट कॉमन होते हैं बट प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। अगर रिएक्शन इज गोइंग दिस वे, दिस इज द प्रोडक्ट, रिएक्शन इज गोइंग दिस वे, दिस इज द प्रोडक्ट, तो ये होता है पैरेलल रिएक्शन। अभी पैरेलल रिएक्शन में इफ आई से आई एम स्टार्टिंग विद 5 ग्राम ऑफ ABC, ठीक है, एंड आई वांट टू कैलकुलेट कि AB कितना बनेगा, BC कितना बनेगा, या जो भी आगे का कैलकुलेशन, तो इसमें क्या मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि 5 ग्राम ABC है तो सबके सब पूरा का पूरा 5 ग्राम इसी रिएक्शन में यूज होगा? नो नहीं मैम। होगा ना, नहीं होगा ना, ये समझ में आ रहा है? तो पैरेलल रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो भी रिएक्टेंट की अमाउंट होगी उसमें से कुछ इस रिएक्शन के लिए यूज होगा, कुछ इस रिएक्शन के लिए यूज होगा। यस मैम। इतना तो समझ में आ रहा है? तो सपोज आई से out of 5 grams x grams is required for this, फिर इसके लिए 5 minus x grams कंज्यूम होगा। तो पैरेलल रिएक्शन के प्रॉब्लम कैसे होते हैं, क्या प्रॉब्लम पैरेलल रिएक्शन में होता है? पैरेलल रिएक्शन में अगर स्टार्टिंग की अमाउंट दी ना, तो दो रिएक्शन में से किसी एक रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट की अमाउंट बताएंगे, यहाँ पे 5 ग्राम बताया, इसके अमाउंट बताएंगे कि ये इतना कुछ 2 ग्राम्स मिल रहा है, और उससे पूछेंगे ये कितना बनेगा। तो करना क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री यूज करना होता है। अगर 5 ग्राम से स्टार्ट करके ये 2 ग्राम मिल रहा है तो इसको 2 ग्राम बनाने के लिए ये कितना कंज्यूम होगा, so we find that amount, और फिर उससे भी find the amount that is available for the next reaction, and once again we use stoichiometry and we find the amount of AC. So these are the typical problems in parallel reaction. तो parallel reaction में जो reactant होता है वो किसी एक reaction के लिए पूरा का पूरा consume नहीं होता, ये basic concept आपको समझना है parallel reaction। ओके, उसमें से थोड़ा सा रिएक्शन 1 के लिए जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी किसके लिए जाएगी, रिएक्शन 2 के लिए जाएगी। इज द मेन कंसेप्ट इन पैरेलल रिएक्शन, और इसके बेसिस पे एक एक्चुअल प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ओके, वो प्रॉब्लम सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में भी है, वो टाइप का प्रॉब्लम कम्स इन सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। मैं बता देती हूँ, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में शायद वही प्रॉब्लम है या थोड़ा मॉडिफाइड है, मैं नंबर भी बता देती, पैरेलल रिएक्शन का सब्जेक्टिव एक्सरसाइज के प्रॉब्लम का नंबर, so you can practice that at home। ओके मैम। मैं नंबर बताती हूँ आपको, रुको, आई एम चेकिंग द नंबर। तो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 to 23 मैंने दे दिया था आपको, राइट? तो दिस इज स्टोइशियोमेट्री में प्रॉब्लम नंबर 38 लिख लेना। सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम नंबर 38 जो है वो
पैरेलल रिएक्शन का है. So anybody want to practice more on parallel reaction can solve this. ठीक है. और कुछ बताओ जो नहीं समझा था आपको अब तक जो सिखाया उसमें, क्योंकि आज मैं स्टोइशियोमेट्री खत्म करूंगी एंड आई विल टीच यू अहेड. आज मैं कंसंट्रेशन टर्म, अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सिखाना स्टार्ट करूंगी. बट उसके पहले आई वुड लाइक टू फिनिश इफ एट ऑल देयर आर एनी डाउट्स पेंडिंग. If at all you have some kind of doubts pending, I would like to finish them. नहीं है किसी को डाउट? चलो, then I go ahead. If nobody has any doubts till whatever is taught to you till now. So what I understand from you is कि आपको concept जितना अब तक सिखाया वो तो क्लास में समझ में आता है, बट somehow आप लोग घर पे जो खुद से बैठ के करना होता है ना काम, वो नहीं कर रहे. और क्योंकि घर पे खुद के बैठ के जो काम करना है वो नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है, अगले लेक्चर में फिर अंडरस्टैंडिंग में उतनी क्लैरिटी नहीं रहती. तो कोशिश करो. अभी देखो 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया आपका. ओके, कोई 10th स्टैंडर्ड की छुट्टी नहीं चल रही है. वी आर अहेड, वी आर वर्किंग फॉर IIT एग्जाम. तो आप मान लो कि अभी 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया है. इस बात के लिए नहीं रुकना कि कभी ये ऑनलाइन खत्म होगा, जब ये ऑफलाइन होगा तभी मैं पढ़ूंगा. इसका कोई मतलब नहीं. Nobody knows when offline will start, when lockdown gets over. तो you have to take this only seriously. इसी को सीरियसली लेके काम चालू करो. काम नहीं करोगे तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, आपको और प्रॉब्लम होते जाएगी. एक बेसिक चीज आप याद रखो, लेक्चर चल रहा है, फोकसिंग से लेक्चर अटेंड करो. लेक्चर अटेंड करते वक्त नोट्स बनाओ, पार्टिसिपेट इन द प्रॉब्लम्स दैट टीचर इज डूइंग इन द क्लास. ये फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, जैसे ही लेक्चर होता है होमवर्क आ जाता है सबको, है ना. तो जो होमवर्क आ जाता है वो होमवर्क करने की कोशिश करो एटलीस्ट बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर. अकॉर्डिंग टू मी तो तुरंत कोशिश करनी चाहिए. अगले लेक्चर तक कोई रुकने का पॉइंट ही नहीं है. तुरंत कोशिश करनी चाहिए उस दिन या अगले दिन, क्योंकि तभी जो सिखाया होता है ना टीचर ने वो माइंड में फ्रेश होता है. अगर मैंने आज सिखाया और कुछ नहीं किया और अगले वीक मेरा जब भी लेक्चर आएगा ट्यूसडे को, उसके एक दिन पहले अगर आप लेके बैठते हो तो ये सही नहीं है. बट फिर भी बिल्कुल नहीं करने से ठीक ही मानूंगी मैं. बट अगर कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है, somebody is there in you who is just not doing any homework, okay, will never understand how to solve a problem. And we'll always have a difficulty in application, we'll always have difficulty in solving problem and cannot score basically in exam. ये पूरा एक साइकिल है. तो लेक्चर अटेंड करना है ठीक से, फोकसिंग से. लेक्चर अटेंड करने के बाद पूरे ध्यान से तुरंत जो एक्सरसाइज असाइनमेंट दिए जाते हैं वो करने. देखो उस असाइनमेंट में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं based on what is taught to you. So if you are doing the assignment immediately, okay, you are working on the concept that is taught to you by teacher. बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. फिर वो कंसेप्ट जो टीचर ने आपको सिखाया है वो कंसेप्ट धीरे धीरे आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा. आपको और ज्यादा उसके बारे में समझ में आएगा. Your understanding will increase. And this is the basic requirement before next lecture. क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट तो आगे ही जाएगा ना टॉपिक का. तो नेक्स्ट लेक्चर समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर ठीक से करना और उसके असाइनमेंट करना जरूरी है. सो आई होप कि लास्ट वीक ही आपने नहीं किए और उसके पहले के कर लिए. कोई ऐसा है क्लास में जिसने एक भी असाइनमेंट नहीं किया और कुछ भी होमवर्क नहीं किया? तो दैट्स वेरी स्कैरी सिचुएशन. ओके, कोई ऐसा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप काउंसिलर से बात करके जो बैचेस पीछे है उसमें चले जाओ. ओके, स्टार्ट करो फिर से. 1-2 मूल कंसेप्ट 1-2 लेक्चर वाले भी बैचेस नए चालू हो गए हैं, आप उसमें चले जाओ अगर कोई ऐसा इस बैच में है तो. क्योंकि आगे चल के नहीं समझ में आएगा
अगर आपने अब तक कोई असाइनमेंट, कोई होमवर्क नहीं किया है तो मुझे सबसे मिनिमम डाउट्स येलो हाउस से आते हैं, एंड दैट मेक्स मी फील कि येलो हाउस काम नहीं कर रहा है। वरना बाकी सारे हाउसेस में कभी कभी तो पूरे 2 घंटे डाउट सॉल्विंग में चला जाता है, पढ़ा नहीं पाती हूँ। और येलो हाउस में सिर्फ पढ़ाना है क्योंकि डाउट नहीं आता। सो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट यू हैव टू असेस योरसेल्फ। ऑनलाइन मोड चल रहा है तो ना मैं आपको देख पाती हूँ, ना मैं आपके बुक चेक कर पाती हूँ, ना मुझे समझ रहा है इंडिविजुअली किसको कितना आ रहा है, किसने कितने प्रॉब्लम्स किए हैं। ये पार्ट मैं एज अ टीचर नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। तो अभी भी कोई लॉस नहीं है, अभी भी किसी ने निगलेक्ट किया है तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि देयर आर बैचेस जो पीछे है। तो अगर कोई ऐसा बैठा है इस बैच में, you can request and put yourself in batches behind. There is no point going ahead because your understanding of concept ahead will not be good if you don't know how to solve the problems which are already given to you. Am I clear? समझ में आ रहा है सबको? तो आप आपकी ऑनेस्ट असाइनमेंट करो और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो, ठीक है? आई अज्यूम कि मेजॉरिटी ऑफ यू हैव डन सम होमवर्क। आपने कुछ तो काम किया है, कुछ भी काम नहीं किया ऐसे नहीं हो सकता, कुछ तो काम जरूर किया होगा। इस अजम्पशन पे मैं आगे जाती हूँ। तो आज मैं स्टोइकियोमेट्री में बस एक जनरल इक्वेशन आपको दे रही हूँ कंबशन का। कंबशन के प्रॉब्लम्स तो करवाए थे, बस एक जनरल इक्वेशन आपको दे रही हूँ दैट में हेल्प यू in balancing a combustion reaction, and that may help you in solving problems based on combustion reaction. ठीक है? तो let me give you, so everybody recollect what was combustion reaction? सबको combustion reaction याद आ रही है? क्या करते हैं हम combustion reaction में? We heat the given compound, okay, in excess of oxygen. और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 एंड वाटर, राइट? दैट इज व्हाट इज आवर कंबशन प्रोडक्ट, राइट? ओके, सो आई एम गिविंग यू अ जनरल फॉर्मूला फॉर अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन स्पेसिफिकली का एक जनरल फॉर्मूला दे रही हूँ। तो अगर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला इन जनरल CHHY है, तो इसके लिए जो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है वो X प्लस Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो X मोल होता है, और जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो Y/2 मोल्स होता है। तो इसके आगे कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन का अगर आप प्रॉब्लम करो तो ये जो मैंने जनरल बैलेंसिंग आपको दी है विल ऑलवेज हेल्प यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो पहले ये कॉपी करो।
हो गया? अभी हम नेक्स्ट पार्ट स्टोइशियोमेट्री के आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट अहेड ऑफ स्टोइशियोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक्चुअली मोल कंसेप्ट से इस पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओके, मोर देन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, ओके, इन मोल कंसेप्ट। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution। तो ये पार्ट क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सोल्यूट किसको कहते हैं? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अभी आपका सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन में से कोई भी हो सकता है। बट केमिस्ट्री लैब में जब भी आप एंटर करोगे तो आपको सॉल्यूशन जो है वो यूजुअली लिक्विड स्टेट में दिखता है ना। बॉटल्स होते हैं अलग अलग तरह के, ओके, जिसके ऊपर कुछ लेबल लिखा हुआ होता है, इतना मोलार, इतना परसेंट सॉल्यूशन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन उस केमिस्ट्री लैब के बॉटल के ऊपर लिखा है, उसको कैसे समझना है, उसको समझ के कैलकुलेशन कैसे करने हैं, ये पार्ट मैं अभी समझाने जा रही हूँ। तो आपका सॉल्यूशन इन जनरल, किसी ने मुझे पूछा कि क्या सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होते हैं, लिक्विड स्टेट में ही होते हैं? आंसर इज नो। गैस स्टेट में भी सॉल्यूशन होते हैं। जो एयर है ये भी एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, ओके। वैसे ही सॉलिड स्टेट में भी सॉल्यूशन होते हैं। अल्लाह है आपके सॉलिड सॉल्यूशंस है, बट मेनली अभी मैं इस चैप्टर में जो डिस्कस करूंगी वो सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी जो हमको केमिस्ट्री लैब में दिखता है, जिसको हम यूज करते हैं, जो लिक्विड स्टेट में हो। उसके लिए सॉलिड यूजुअली क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट यूजुअली सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। सो द डिस्कशन दैट आई विल बी डूइंग मेनली ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के सॉल्यूशन का डिस्कशन हो रहा है। आइदर अपना सोल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, या सोल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और ये जो लिक्विड स्टेट वाला सॉल्वेंट है ना, केमिस्ट्री लैब में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये लिक्विड क्या होता है, वाटर। तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। हम पानी में अलग अलग केमिकल्स के सॉल्यूशन बनाते। तो अगर आप कभी लैब में गए होंगे स्कूल में केमिस्ट्री के, तो आपको NaOH का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ दिखेगा, H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशंस बनाए हुए दिखेंगे। Now the most important part is when I'm pouring that solution, when I'm taking that solution, how do I know if I'm taking 10 ml of the solution of HCl? How much HCl is in that 10 ml? Can all bottles of HCl in the world have same amount of HCl in 10 ml? Answer is no. That all depends upon what is the concentration of HCl in that bottle. तो ये वाला जो कैलकुलेशन है सॉल्यूशंस का, वो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। और ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी वेरियस मेथड्स। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो पहले समझ लेते हैं। मतलब केमिस्ट्री लैब में अगर आप बॉटल के ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर कभी परसेंट लिखा होगा, कभी फ्रैक्शन लिखा होगा,
कभी मोलारिटी लिखी होगी, कभी मोलालिटी लिखी होगी, कभी नॉर्मालिटी लिखी होगी। ये अलग अलग तरह से हम किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन समझ सकते हैं। तो ये वन बाय वन मैं पहले मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन आपको समझा दूंगी, फिर हम प्रॉब्लम्स लेके समझेंगे कि हाउ टू डू दिस कैलकुलेशंस। ठीक है, तो एक एक करके अलग अलग मेथड समझते हैं। पहला मेथड है परसेंट। तो परसेंट जो है वो तीन तरह से हम बना सकते हैं। आपका सोल्यूशन परसेंट वेट बाय वेट से बनता है। अभी ये क्या है, वेट बाय वेट मतलब जो सोल्यूट है उसका भी वेट और जो सॉल्वेंट है उसका भी वेट, उससे हम परसेंट सोल्यूशन बना सकते हैं। तो सपोज मैं आपको समझाती हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर 10% NaOH सोल्यूशन। तो इसमें मेरा सोल्यूट क्या हो गया, NaOH। इसमें हम सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। Now how to prepare a 10% solution? 10% solution weight by weight का फॉर्मूला होता है आपका weight of solute upon weight of solution into 100। और अगर 10% है तो ये आंसर 10 आएगा। तो अगर मुझे, ध्यान से देखना, अगर मुझे 10% NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो मैं कितना NaOH लेने वाली हूँ, 10 ग्राम्स। So I'm weighing 10 grams of NaOH। एक फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क, ऐसे उसको हम बैलेंस पे रखेंगे and I will put in this precisely 10 grams of NaOH। अभी weight of solution का मतलब क्या होता है, what is weight of solution? Your weight of solution is nothing but weight of solute जो ऑलरेडी 10 ग्राम्स है, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कितना होना चाहिए, 90। तो ये 10 ग्राम सोल्यूट मतलब NaOH का वेट है हमारे पास। अभी उसमें हम 90 ग्राम्स क्या ऐड करेंगे, वाटर। तो हमेशा समझ लो जो वेट ऑफ सोल्यूशन है दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनता है। तो दोनों का वेट ऐड करेंगे तो किसका वेट आ जाएगा, सॉल्यूशन का। तो अगर 10 ग्राम्स NaOH है और ये मैंने 90 ग्राम्स लिया तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी तो आंसर 100 आएगा, है ना। तो दिस इज हाउ आई कैन प्रिपेयर 10% NaOH। तो मैंने 10 ग्राम्स NaOH लिया और फिर I will go on adding water here till the total will become 100। मतलब water कितना ग्राम आ गया, 90 grams। And then this solution is going to be 10%। आप रिवर्स करके देख सकते हो, इस फॉर्मूला में मैंने कंपोजिशन बता दिया कि मेरे पास weight of solute 10 है, weight of solution is 10 plus 90 into 100। So how many percent solution this is, 10%। तो ये परसेंट समझ में आया। W by W का क्या मतलब है, जो सोल्यूट है उसका भी वेट हमने लिया है और जो सॉल्वेंट है उसका भी वेट हमने लिया है, दोनों के वेट का परसेंट है। So has everybody understood the first formula, percent, expressing the concentration of solution in percent। अभी one more way to express percent।
जो सॉल्यूशन होता है, ओके, जो सॉल्वेंट है आपका, वी वांट टू टेक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, पिपेट से सॉल्वेंट को पिपेट आउट करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमको लेना है। तो फिर इसमें क्या फर्क है? W/V मतलब आपके न्यूमरेटर में वेट लेना है और डिनोमिनेटर में क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है। तो W/V, परसेंट W/V के फॉर्मूला में आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को वेट ही करना है, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एन इंटू 100। तो अभी इसमें अगर मुझे 10% NaOH प्रिपेयर करना है, कहाँ पे फर्क आता है वो मैं समझा। अभी कोनिकल फ्लास्क नहीं, I will start this experiment in a measuring cylinder which has a 100 ml mark. एक मेजरिंग सिलेंडर लूंगी जिसको 100 ml मार्क करवाया है, मार्किंग है। अभी इसको बैलेंस पे रख के इसमें मैं 10 grams NaOH ले लूंगी। So I'm taking 10 grams of NaOH by weight. तो सोल्यूट को वे किया। अभी क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, कितना? जब तक ये टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम इस पॉइंट तक ना आ जाए। तो ये 100 ml क्या हो गया? वाटर प्लस NaOH का वॉल्यूम, and that is 100. And once again your calculation will be weight of solute 10, volume of solution 100 into 100, and your answer will be 10% solution. Is that clear to you? समझ में आ रहा है? तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लेते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है, वॉल्यूम इज नेवर एडिटिव। आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं कह सकते। वेट you can add, what you cannot add is volume. So always remember, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है that may be or may not be equal to volume of solute and solvent. तो वॉल्यूम दोनों के ऐड करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट वेट हमेशा आएगा ही। वेट हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता। तो ये परसेंट W/V सबको समझ में आ गया, वेट बाय वॉल्यूम। अभी परसेंट में और एक मेथड है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये मेथड हम कभी यूज करेंगे जब भी सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो देन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सोल्यूट वी टेक सोल्यूट विद पिपेट। तो फिर उसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन volume of solution, and yes into 100. So how do we do it? Now NaOH solid था, तो solid के लिए W/W या W/V ठीक था। किसके लिए ये वाली मेथड यूज करते हैं जिसमें सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सपोज आई वांट टू प्रिपेयर
10% इथेनॉल का सोल्यूशन, मुझे इथाइल अल्कोहल का 10% सोल्यूशन प्रिपेयर करना। तो इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, अभी क्या करेंगे, अभी हम मेजरिंग सिलेंडर लेंगे जिसमें कैलिब्रेशन है 100 ml का, और इसमें मैं 10 ml पिपेट से, तो सोल्यूट का भी वॉल्यूम 10 ml पिपेट से इथाइल अल्कोहल ले लूंगी। And then in this I will go on putting water, मैं इसमें water add करते जाऊंगी। I'll go on adding water to this till the total volume becomes 100. So again it is 10 upon 100 into 100. तो परसेंट 3 तरह से एक्सप्रेस होता है और ये लिख के दिया होता है। तो किसी भी सोल्यूशन का परसेंट दिया है तो दे विल स्पेसिफाई W by W है या W by V है या V by V। ओके, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आया सबको? व्हाट इज परसेंट W by W, W by V and V by V? ऑल क्लियर? चलो इतना कॉपी करो, आई टीच यू अहेड। हो गया? चलो इसी टाइप का नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। ppm, कभी सुना है? ppm सुना है किसी ने? Anybody has heard of ppm, parts per million?
पहला मेथड परसेंट बताया। परसेंट का मतलब है टोटल हमेशा 100 होनी चाहिए। आपके जो भी कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन के, उसकी टोटल 100 होनी चाहिए। इफ आई से आई एम हैविंग 20% HCl, मतलब HCl का परसेंट 20 है, तो उसमें वाटर परसेंट कितना होगा 80। जो भी कंपोनेंट्स है दे ऑल टुगेदर शुड बिकम 100, दैट इज व्हाट इज परसेंट। सी द नेक्स्ट वन, ppm, इसका फुल फॉर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। और ppm का फॉर्मूला सिमिलर ही है। अगर ppm W/W में करना है तो वो हो जाएगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, और क्योंकि मिलियन है इंटू 10⁶। तो यूजुअली ppm कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। 1 ppm मतलब 1 पार्ट इन मिलियन, एंड विच इज वेरी वेरी लेस देन 1%। तो ppm वाला अगर आप देखोगे ना, तो एयर में पोल्यूशन या वाटर में किसी कंपोनेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे वाटर का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन वगैरह आप अगर न्यूज में पढ़ते हो तो उसमें ppm यूज होता है। तो ppm उन चीजों के लिए यूज होता है जिनका कॉन्सेंट्रेशन कम है। So if the answer of something is 2 ppm or 5 ppm or 10 ppm means 10 part of 1 million वो कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो परसेंट ऐसे सॉल्यूशंस के लिए एक बड़ा यूनिट हो जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। इसके लिए उनके लिए अलग से डिजाइन किया गया मेथड है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलरली और एक है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। तो जैसे आपका परसेंट W/W, W/V, V/V होगा, वैसे ही ppm के 3 टाइप लिख सकते हो, बट मैं वही 10 बार नहीं लिख रही हूँ। तो ppb क्या होगा W/W में? इट विल बी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन into 10⁹। तो ये 10⁹ क्या है? 1 बिलियन। So you understand ppb is still for more dilute solution. अब इतने फॉर्मूला दिए, पहले इनको फिक्स करते हैं, इनके कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करवाती हूँ, देन वी गो अहेड। तो एक परसेंट का प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। So giving you a simple problem here.
देखो कोशिश करो सॉल्व करने की। हो गया। आ गया आंसर बेटा। 62.5 and 187.5. हाँ तो शुगर आया 62.5 राइट Yes. एंड मास ऑफ वाटर हो जाएगा 250 माइनस 62.5। सो करेक्ट। तो इसमें जब भी तुम परसेंट सॉल्यूशन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 25% will be equal to, we have to find the mass of sugar. But mass of solution दिया है into 100, right? So your mass of sugar will be 25 into 250 upon 100. So this will be 62.5 grams. And therefore, mass of water will be 250 minus 62.5. क्या आंसर आ रहा है? 187.5. ये सिंपल प्रॉब्लम है परसेंट पे। समझ में आया परसेंट का फॉर्मूला कैसे यूज करना है? परसेंट का मतलब समझ में आया? चलो नेक्स्ट।
हो गया बेटा? क्या है आंसर? 2. हो गया कि नहीं? मैम 0.2.
हुआ कि नहीं? कितना टाइम जा रहा है पीपीएम के प्रॉब्लम को? मैम 2. And can you hear me? I can't hear you. If you're speaking, I can't hear you. सुन सकते हो मुझे? Yes ma'am. ओके, तो क्या आंसर आया बेटा? एक सिंपल सा प्रॉब्लम दिया है, कितना टाइम लोगे उसके लिए? मैम मुझे 2 आया. 2 आया आंसर। तो करना क्या है, ये पीपीएम में सोल्यूट किसको लिया आपने? बोलो, पीपीएम कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द सोल्यूट हियर? Chlorine. क्लोरीन। उसका W दिया है 0.02। तो ये पीपीएम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट W/V है, वेट बाय वॉल्यूम है, क्योंकि वाटर का तो वॉल्यूम दिया है। तो वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है? 100 लीटर्स। और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 10⁶। तो व्हाट इज द आंसर? इतना सा 200. कैलकुलेशन करने को कितना टाइम लगता है आपको? The answer is 200 ppm. This much concentration of chlorine in water is going to be 200 ppm, right? समझ में आ रहा है? Anybody getting any other answer? Please check what is the reason. इतने simple problem में भी आंसर गलत जा रहे हैं। चेक करो। Right? Sure. I go ahead now. तो ये 3 methods मैंने बताया। I've taught you 3 methods of expressing concentration of solution. I'm teaching you the 4th method. And that 4th method is called mole fraction. So I'll explain you mole fraction. जिसके लिए कुछ terms decide करते हैं. Suppose A is my solute and B is my solvent. और ये दोनों मिलके हम solution बना रहे हैं. So I'm talking about the solution where A is the solute and B is the solvent. Solute A, solvent B. दोनों का solution बना. Let Na be number of moles of A. तो अभी Na number of moles of A कैसे आएगा हमको? What is the formula of number of moles of A? Weight of A upon molecular mass of A, right? ये बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। वैसे ही let NB be number of moles of B. That will be WB upon MB. ठीक है, तो अभी मोल फ्रैक्शन क्या है? ये कुछ टर्म्स मैंने आपको समझाया जो मैं फॉर्मूला में लिखने वाली हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो of number of moles of given component to total number of moles. Total number of moles में given component कितना मोल है, ये जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर डेफिनेशन लिखना है तो we can say it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of the solution, yeah, to the total number of moles of all components.
तो मैं डेफिनेशन भी लिख रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी नंबर ऑफ मोल्स मैंने सोल्यूशन में लिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज बी। तो सोल्यूशन के टोटल मोल्स कितने हो गए? Na प्लस Nb। तो अभी देखो, आई एम कैलकुलेटिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो क्या फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए which is represented by XA, and this XA will be number of moles of A upon total, that is Na plus Nb, and mole fraction of B is equal to Xb, that will be equal to Nb upon Na plus Nb। तो जिस किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इट्स अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इज दिस फॉर्मूला क्लियर फॉर मोल फ्रैक्शन? अभी कोई भी सोल्यूशन है, यहाँ पे दो कंपोनेंट वाला सोल्यूशन है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन जब भी हम ऐड करेंगे, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब भी आप ऐड करोगे तो टोटल क्या होगा? 1। जैसे परसेंट में आपका टोटल हमेशा क्या होता है? 100। वैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, द टोटल ऑलवेज विल बी व्हाट? 1। अभी कोई जरूरत नहीं कि सॉल्यूशन में दो ही चीजें हो, ए और बी हो। इट कैन बी ए, बी एंड सी। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए plus mole fraction of B plus mole fraction of C should be equal to what? 1. So when we are talking about mole fraction, fraction की total हमेशा 1 होनी चाहिए। So is mole fraction conceptually clear to everybody? Meaning समझ में आ रहा है mole fraction का? और हमेशा sum of mole fraction is 1। Ma'am, can you repeat once again? जो फ्रैक्शन होता है ना बेटा, फ्रैक्शन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। बट फ्रैक्शन जब भी हम कहते हैं तो फ्रैक्शंस की टोटल हमेशा 1 आती है। जैसे परसेंट मैंने कहा, तो किसी भी सोल्यूशन में मैंने सोल्यूट का परसेंट दिया है, सॉल्वेंट का परसेंट दिया है। परसेंट जब भी कहते हैं तभी टोटल कितना आता है? 100। वैसे ही व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, तो जितने भी फ्रैक्शन है, अभी इधर मैंने एक सोल्यूशन डिफाइन किया है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है। तो ए का जो फ्रैक्शन है XA और बी का जो फ्रैक्शन है XB, इसकी टोटल हमेशा 1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक का फ्रैक्शन अगर हमको पता है, I say XA is 0.3, you know how much is XB? Your XB always will be 1 minus XA। अगर XA 0.3 है तो आपका XB हो जाएगा 0.7, क्योंकि हमेशा फ्रैक्शंस जो है उसका टोटल 1 होता है। इज दैट क्लियर? और कितने कंपोनेंट्स है उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये दो कंपोनेंट वाला सोल्यूशन लिया है, आप 3, 4, 5 कितने भी कंपोनेंट वाला सोल्यूशन ले लो, बट टोटल हमेशा आपका फ्रैक्शंस का 1 ही आएगा।
मैं मोल फ्रैक्शन पे एक प्रॉब्लम करवाती हूँ ताकि ये फॉर्मूला कैसे यूज करने हैं ये समझ में आएगा आपको फिर। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी ये मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्ट सिंपल सा प्रॉब्लम दिया, एज सिंपल एज इट कैन बी।
हम आंसर आ गया। आ गया? क्या आ गया बोलो? Mole fraction of ethyl alcohol 0.285. तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे क्या पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा? तुमको पता चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, जिसके लिए जो इथाइल अल्कोहल का मास दिया है 23, उसको तुम किससे डिवाइड करोगे? इथाइल अल्कोहल के GMM से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया बोलो? 46। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया गया नहीं? व्हाट इज GMM? 24 plus 16 plus 6, 46. 46 grams. The number of moles of ethyl alcohol will be weight in grams, 23 grams upon molecular mass 46 grams. तो कितने हो गए नंबर ऑफ मोल्स? 0.5। अभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितना दिया है वाटर? 90 ग्राम्स, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज 80 ग्राम्स। तो वाटर के मोल कितने हैं? 5। So, if I am calculating mole fraction of ethyl alcohol, then that will be number of moles of ethyl alcohol, that is 0.5 upon total 5 plus 0.5. So I need to calculate 0.5 upon 5.5. ये आंसर तो नहीं टैली हो रहा है जो तुमने कहा उससे। Yes, ma'am. क्या 0.09 आ गया कि नहीं? Yes, ma'am. तो इस सोल्यूशन में जो इथाइल अल्कोहल का फ्रैक्शन है वो 0.09 है। तो फिर व्हाट विल बी फ्रैक्शन ऑफ वाटर? इट विल बी 1 माइनस दिस। वाटर हो जाएगा 99.01। 01 नहीं, 99.91। So anybody got this right? Yes. किसका राइट आया? अभी मैं मोल फ्रैक्शन का और एक प्रॉब्लम देती हूँ। मुझे नहीं लगता बहुतों का राइट आया है, थोड़ा सा अलग, बट यही करना है, मोल फ्रैक्शन ही करना है। करो इसको।
मैम बोलो बेटा। x of H2O will be 0.91. क्या? X of H2O will be 0.91 सॉरी 100 in the में, previous sum. ये मैं 100 क्या कर रही हूँ, 1 माइनस, तो ये 0.9991 नहीं 991 यस। तो दिमाग में 100 था तो मैंने 100 माइनस 0.09 किया, फ्रैक्शन में 1 माइनस करना।
हो रहा है कि नहीं? हो गया? तो आपके बैच को आज मैं आगे कोई होमवर्क नहीं देती। आपका होमवर्क होगा अब तक का जो होमवर्क पेंडिंग है वही कंप्लीट करना। असाइनमेंट 1 to 7 कंप्लीट करना और छोटी बुकलेट का होमवर्क अब तक आपने मार्क किया है उसको कंप्लीट करना। किसी को कोई आंसर आ रहा है कि नहीं? यू वांट मी टू सॉल्व? बोलो कुछ। चलो आई एम हेल्पिंग यू आउट। देखो बेटा ये मोल फ्रैक्शन इतना सिंपल है। आपको पहले क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जिसका मास दिया है 60 और मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 40। तो कितने मोल्स हो गए? 1.5 मोल्स 3/2। वाटर दिया है 2 लीटर, मतलब वाटर का वॉल्यूम दिया है that is 2 liter, that is 2000 ml। और डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml। तो फिर 2 लीटर वाटर का मास क्या होगा? मास ऑफ वाटर हो जाएगा 2000 ग्राम्स। ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको?
तो अभी इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालूंगी. दैट विल बी 2000 grams अपॉन 80. कितने लोगों ने ये किया? तो ये कितने मोल्स आते हैं? 111 रिकरिंग होते जाएगा, राइट? कितने मोल्स हो गए? अभी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो 1.5 है अपॉन टोटल मोल्स and calculate the answer. Zero point 013. और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? 0.987. तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. फिर और एक प्रॉब्लम है कि वो अभी आगे नहीं सिखाती, यही परफेक्ट करो, यही नहीं हो रहा है आपसे. चलिए सीधा सीधा दिया है.
मैम 0.4 एंड 0.6 कितने मोल्स आए बेटा बेंजीन के 3.5 और टोलुइन के? 4.5 करेक्ट। तो ये पहला कैलकुलेशन किसी का करेक्ट आया है? सेम मैम करेक्ट आया। आया। चलो 3-4 प्रॉब्लम के बाद तो इसका मतलब क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या है? The number of moles of benzene will be upon 78, ये मोलार मास है बेंजीन का, है ना? तो ये आ जाएगा 3.5। और आपका टोलुइन जो है उसका मोलार मास 92 है, राइट? उसके मोल्स आ गए 4.5। आपका मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का 3.5 upon total is 8. So this is the answer. That is 0.43, right? But आपने कुछ और आंसर बताया था मुझे अभी। आंसर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी शायद, है ना? 0.4 एंड 0.6 अच्छा 4 ही बोला, अगला डिजिट नहीं कैलकुलेट किया। परफेक्ट 4 नहीं आ रहा है, 0.43 आ रहा है, राइट? या 44 जा रहा है? So 0.43 and 0.57. Any doubt anyone has? तो यहाँ तक ओके। आज मैं सिखा रही हूँ, मैं आपको आगे का, इसके आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मुझे क्या सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोलारिटी एंड मोलालिटी कंसेप्ट। और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आगे चल के। रिडॉक्स वाला चैप्टर है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, सॉल्यूशन कोलिगेटिव है। आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में हमको वो कैलकुलेशन यूज करना होता है। बट वो आगे का पार्ट समझने के लिए अब तक जो पार्ट करवाया है वो परफेक्ट होना चाहिए, है ना? You should be perfect in the part that is been already taught to you. So in your batch, I won't be adding any assignment today for you. I won't be adding any homework today for you because I understood that many of you have not done the earlier assignments and homework. तो आप सारा होमवर्क कर लो, स्क्रॉल बैक करके ग्रुप में जो डाला है वो स्क्रॉल बैक करके सारा होमवर्क कर लो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड अहेड। अगर आपको लगता है मैं सिखाती हूँ तभी कि आई शुड गो मोर स्लो, या आपको ये लगता है कि आई शुड टीच यू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट वंस अगेन, फील फ्री टू से सो। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो बता देना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑनलाइन में मुझे स्टूडेंट दिख नहीं रहे हैं। अगर यही नॉर्मल क्लासरूम सेशन होता ना तो स्टूडेंट के फेसेस को देख के टीचर को समझ आता है कि हम जो सिखा रहे हैं, सामने बैठे हैं उसमें से कितने लोगों को समझ रहा है। ये पार्ट समझ आता है टीचर को। बट क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि when I'm delivering how much is clearly understood by you. तो ऑनलाइन सेशन में ऐसे जो छोटे छोटे इश्यूज है वो वी टू टुगेदर एज अ टीम सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहा है बोलना पड़ेगा, और प्रैक्टिस चाहिए किसी कंसेप्ट के प्रॉब्लम की, आप बोल दो, है ना? मैंने एक प्रॉब्लम किया, आपको नहीं समझ रहा है, बोल दो और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ऐसे करके आप
परफेक्ट हो जाओ, ताकि आपका स्कोर जो है एग्जाम में वो बढ़ जाए। तो टेल मी, ये जो संडे का एग्जाम हुआ कैसा लगा? मतलब इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, कैसा था? कुछ तो मुझे आइडिया दे दो, कैसा लगा आपको? मैम मोल Average. कॉन्सेप्ट बराबर था। अच्छा, मोल कंसेप्ट, मतलब केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट ठीक लगा आपको, कर पाए? हाँ ओके, और एटॉमिक नहीं कर पाए? मैम उसमें एक्चुअली थोड़ा और करना है, इसलिए फिर वो हो जाएगा। तो थोड़ा तुम्हारी डिफिकल्ट मेहनत लगा कम था। पड़ गई, एटॉमिक के लिए हाँ मेहनत कम पड़ गई तुम्हारी। तो एटलीस्ट एग्जाम देते हैं तो समझता है ना कि किसमें और मेहनत करनी है हमको। हाँ मैम। तो कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है किसी टॉपिक का, तो वीडियो दोबारा देख लो, वीडियो तो सारे पड़े हैं आपके पास वेबसाइट हाँ पे, यूट्यूब के। तो आपको रियलाइज हो गया कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं समझ में आया है किसी भी टीचर का, किसी भी टॉपिक का, तो आप वीडियो दोबारा देख लो, टाइम ही टाइम है आपके पास अभी। बट डाउट मन में ना रखो, ओके? एग्जाम देने के बाद क्लियरली समझा होगा केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है और कौन सा कंसेप्ट आपका वीक है। इसका एक खुद का एक पर्सनल लिस्ट बनाओ, ये मुझे आ रहा है, ये मेरा वीक है। वैसे ही फिजिक्स में बना लो, वैसे ही मैथ्स में बना लो, जो टॉपिक्स अब तक हुए हैं उसमें। और फिर इसके आगे क्या करना है? इसके आगे आपको उस पार्ट पे इंडिविजुअली फोकस करके और मेहनत करनी है, क्योंकि अगली बार अगर उस पार्ट का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, है ना? समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। We have to improve our score। ये टेस्ट में जो भी स्कोर आया है, ये टेस्ट से हमको हमारे प्रॉब्लम एरियाज दिख जाते हैं और उस पे वर्क करके अगले लेक्चर तक हमको हमारा स्कोर बढ़ाना है। ओके, डोंट मतलब क्या कहूँ, कम मार्क्स आए तो बुरा नहीं मानना है उसका, कम मार्क्स आए तो ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा मार्क्स आए तो फुल तो किसी को नहीं आने वाले, तो ज्यादा मार्क्स आए तो और अच्छा करना है, क्योंकि कंपटीशन में आपको एक मार्क भी ज्यादा आया ना, बिलीव मी, आईआईटी के रैंक में आप 1500 से ऊपर चले जाते हो, दैट 1 मार्क डिफरेंस कैन मेक इट और ब्रेक इट होता है। तो एक एक मार्क कमाने की यहाँ पे कोशिश करनी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो लेट गो ना करो, सीरियस हो जाओ। अभी मैं तो खत्म ही हो गया, अगले वीक जब भी हम मिलेंगे जून में मिलेंगे, है ना? तो जून आ गया मतलब 10th हॉलीडे खत्म। पूरा फोकसिंग से मेहनत करने लग जाओ। आई वॉन्ट यू टू बी रेडी विथ योर होमवर्क, आस्किंग मी डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर। इतना मैं बेसिक आपके बैच से एक्सपेक्ट करती हूँ अगले लेक्चर तक। इज दैट क्लियर टू यू? चलो बाय, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीक। Bye everybody, take care.